नमस्कार दोस्तों, एसीसी क्रिएशन के यूट्यूब चैनल से स्वागत है। अब दोस्तों हम लोग यूपी टेट 2026 सीडीपी यानी कि बाल विकास के विषय में पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने अधिगम को देखा, अधिगम के सभी सिद्धांतों को देखा, उसके साथ साथ जितने भी मनोवैज्ञानिक थे उनको हमने देखा और अधिगम संबंधित जो भी वक्र था हमारा, वक्र के साथ जो भी सिद्धांत थे हमने सबको कवर कर लिया है। अब सिलेबस वाइज हम चल रहे हैं। अगला जो टॉपिक है आप सिलेबस मैच करा लीजिएगा, उसी अनुसार हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला हमारा टॉपिक आता है शिक्षण और शिक्षण विधाएं। तो आज हम इस टॉपिक की चर्चा करेंगे और एक एक बिंदु को समझेंगे। ध्यान से समझिएगा, ये टॉपिक देखने में आसान लगता है लेकिन अक्सर क्वेश्चन यहाँ से देता है तो कंफ्यूजन में या कह लीजिए कि चीजें थोड़ा सा मिस हो जाती हैं, जिससे गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, तो गलती हम नहीं करेंगे और हर चीज को समझ के आगे बढ़ेंगे। देखिए, बात करें शिक्षण की तो सिंपल सी बात है, शिक्षण मतलब होता है लर्निंग। ठीक है, अगर बात करें तो ये शिक्ष धातु, ठीक है, जो आप संस्कृत में पढ़ते होंगे, शिक्ष धातु, इस धातु से ये शब्द आया हुआ है जिसका अर्थ होता है सिखाने की प्रक्रिया। सिखाने की प्रक्रिया, सिंपल सी बात है, शिक्षण का अर्थ ही है सिखाने की प्रक्रिया। मतलब किसी बालक को आप कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे उसको सिखा रहे हैं या कुछ चीज उसको कैसे समझा रहे हैं, यही आपका शिक्षण है। अगर इसको छोटे अर्थ में लें या कह दिए संकुचित अर्थ में कहें, ठीक है, संकुचित, संकुचित मतलब होता है छोटा। छोटे अर्थ में लें तो बच्चे को जो हम स्कूल में पढ़ाते हैं या जो बच्चा कॉलेज में पढ़ता है वो क्या है, शिक्षण है। लेकिन अगर व्यापक तौर पे माने, व्यापक तौर पे माने, एक बड़े स्तर पे माने तो शिक्षण जो है वो जीवन भर चलता है। कितना चलता है? जीवन पर्यंत चलता है। हर एक जीव, हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखता रहता है। ठीक है, तो शिक्षण का अर्थ क्या हुआ? सीखने की प्रक्रिया। और कैसे सीखते हैं, इसका संकुचित अर्थ कहें तो वो जो ज्ञान स्कूल से, अपने घर से, माता पिता से, परिवार से, कॉलेज से जो सीखता है वो शिक्षण है। बड़े स्केल पे आप लेंगे तो पूरे जीवन पर्यंत वो क्या सीखा, ये क्या है, शिक्षण है। सिंपल। इसके उद्देश्य की बात करें, शिक्षण का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य मतलब ये शिक्षण लोग करते क्यों हैं, क्यों पठन पाठन की प्रक्रिया होती है, क्यों ऐसा किया जाता है? तो सिंपल सी बात है, शिक्षण का मेन उद्देश्य यह है एक अच्छा इंसान और उत्तम नागरिक बनाने का। हर एक भारत के नागरिक को, हर एक भारत के बच्चे को इस प्रकार से शिक्षित किया जाए कि वो एक बेहतरीन इंसान बन सके, साथ ही साथ वो देश का एक योग्य नागरिक कह लीजिए या ऐसा नागरिक बन सके जो देश के विकास में या देश के हित में कार्य कर सके। ठीक है, ये तो बात हुई मोटा मोटा। तो क्या शिक्षण का इतना ही उद्देश्य होता है? कहने का मतलब ये है पठन पाठन की प्रक्रिया में क्या बच्चे का इतना ही उद्देश्य होता है? नहीं। शिक्षण का उद्देश्य अगला ये है कि बच्चे का व्यवहार परिवर्तन हो। व्यवहार परिवर्तन मतलब जो वो चीजों को नहीं जानता है उन चीज को सीखे, अपने अंदर बदलाव लाए, अनेक प्रकार के कौशलों को सीखे, अपने जीवन में उतारे और उसमें बदलाव लाए। शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है बच्चे का सर्वांगीण विकास। अब ये सर्वांगीण विकास क्या है, जरा इसको समझिएगा। सर्वांगीण विकास से तात्पर्य यह है बच्चे का इस प्रकार से शिक्षण हो, बच्चे का मानसिक विकास अच्छे से हो, उसका शारीरिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, बच्चे का संवेगात्मक विकास हो, उसका सांस्कृतिक विकास हो। मतलब विकास के जितने पक्ष हैं बच्चे का हर एक सेक्शन डेवलप हो, ये शिक्षण का उद्देश्य होता है। ठीक है, यानी कि पढ़ाने की प्रक्रिया का ये उद्देश्य होता है। अगला ये है वो अपने जीविकोपार्जन हेतु कार्य कर पाए। अब ये जीविकोपार्जन क्या है जरा समझिएगा। शिक्षण का उद्देश्य यह है कि हर एक व्यक्ति इस योग्य बन सके कि अपनी जीविका वो चला सके। मतलब इस काबिल बन सके कि रुपए पैसे कमाने के पश्चात वो अपना जीवन चला सके। ये शिक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य कह सकते हैं या
शिक्षण के उद्देश्य के अंतर्गत ये भी आपका आता है। ठीक है, अगला अनुकूलन की व्यवहारिकता या अनुकूलन बच्चा सीख जाए, अनुकूलन का ज्ञान उसको हो जाए। अब ये अनुकूलन क्या है? अनुकूलन मतलब जैसे मान लीजिए कोई समस्या आ जाती है, बाढ़ आ गया। अब बच्चे को जब पता रहेगा कि बाढ़ में क्या क्या सावधानी बरतनी है, क्या क्या चीजें हमें तैयारी करनी है, या किन किन चीजों से हमें निपटारा करना है, तब तो अपने आप को उस हिसाब से ढाल पाएगा। जैसे अगर एक बच्चा हमेशा ठंडी में रहा है, अगर वो गर्मी में आएगा तो वो नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि उस चीज का उससे कभी सामना हुआ ही नहीं है, या वो चीज अप्लाई नहीं कर पाएगा जो अप्लाई करनी चाहिए। तो शिक्षण का उद्देश्य एक ये भी होता है कि अगर कभी विषम परिस्थिति आए तो बच्चा अपने आप को उस परिस्थिति में ढाल सके, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग कर पाए। व्यवहारिक प्रयोग मतलब जैसे कि अगर वो गणित पढ़ा है तो गणित को अप्लाई भी कर सके। ऐसा नहीं गणित पढ़ लिया, बाजार गया, पैसा ही नहीं जोड़ पा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, सबसे जरूरी चीज है ये, बच्चे में आलोचनात्मक चिंतन का विकास होना चाहिए, या आलोचनात्मक सोच बच्चे में आनी चाहिए। अब ये आलोचनात्मक सोच क्या है? जैसे समझिए, अगर हम आपसे कह दें कि देखो बेटा 2 और 2, सॉरी बेटा नहीं, देखो साथियों 2 और 2 5 होता है। आप कहेंगे है कैसे 5 होता है, इसको शुद्ध करिए। आप हमसे लड़ पड़ेंगे। क्यों? कि आप मेरी तुरंत आलोचना कर देंगे कि आप गलत बता रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ये चीज सीखा हुआ है। उसी प्रकार से अगर हम कह दें कि देखो बेटा समोसा ऐसा होता है, तो बच्चा तुरंत हाँ समोसा सही सही है, ऐसा होता है। हम कहते देखो बेटा रोटी ऐसी होती है, तुरंत कहेगा नहीं रोटी ऐसा नहीं होता, रोटी गोल होता है, हमने घर देखा है। अर्थात वो हमारी बात पे क्रॉस क्वेश्चन करेगा। आलोचना मतलब बुराई करना नहीं होता, आलोचना मतलब ये होता है कि सही चीज को ले जाना या सही चीज तक ले जाना। ठीक है, तो आलोचनात्मक सोच बच्चे में आए, इस चीज को डेवलप करने के लिए शिक्षण बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी ये छोटे टॉपिक हैं, इसलिए आपको आसान लग रहे हैं, एक बार आप रिवाइंड कर लीजिए, दिमाग में आपको घूम जाए बस। अगला है शिक्षण के सिद्धांत। देखिए जरा समझिएगा, शिक्षण के सिद्धांत, इन सब शब्दावली से आपका पाला पड़ चुका है, इसलिए आपके लिए आसान होगा। पहला है प्रेरणा का सिद्धांत, दूसरा है क्रियाशीलता का सिद्धांत। अब देखिए हमें थ्योरी रटनी नहीं है बस, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको समझना है। अगर थोड़ा थोड़ा आप समझ लेंगे तो काम हो जाएगा। अब प्रेरणा का सिद्धांत क्या कहता है? देखिए प्रेरणा का सिद्धांत ये कहता है कि प्रत्येक बच्चे को जब चीजें पढ़ाई जाएं तो उसको बराबर मोटिवेट करते रहिए। ये मैंने कल भी बताया था आपको। अगर बच्चे को प्रेरित करते रहेंगे या शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया ऐसी हो, पठन पाठन की प्रक्रिया ऐसी हो, बच्चा ऑटोमेटिक मोटिवेट होता रहे तो चीजों को अच्छे से वो सीख जाएगा। ये है प्रेरणा का सिद्धांत। दूसरा है क्रियाशीलता का सिद्धांत। पठन पाठन के दौरान या शिक्षण के दौरान प्रत्येक बच्चा एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव मतलब क्लास में सक्रिय रहना चाहिए, नहीं कोई क्लास में सोया रहे, आप पढ़ाते रहे क्लास में सोया रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने बच्चे की क्रियाशीलता को पॉजिटिव फैक्टर माना है और इम्पोर्टेंस दी है। जैसे एक बच्चा खेल विधि में एक्टिव रहना चाहिए, किंडरगार्टन विधि में एक्टिव रहना चाहिए। महात्मा गांधी भी कहते हैं कि उस बच्चे की बुनियादी शिक्षा में बच्चे का एक्टिव होना बहुत जरूरी है, यानी कि बच्चे का क्रियाशील होना बहुत जरूरी है, तभी शिक्षण सफल हो पाएगा। आगे है आपका रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत ये कहता है कि जो भी शिक्षण आप पढ़ाएं, जो भी चीजें पढ़ाएं, जो भी तथ्य पढ़ाएं, वो बच्चे की रुचि का हो, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला है नियोजन का सिद्धांत। अब आप कहेंगे हम बहुत तेजी से चल रहे हैं, इसमें कुछ है ही नहीं, इतना तो पढ़ाना है। अगर आप नियोजन में देखें तो योजना छुपा हुआ है। बच्चे को जो भी आप पढ़ाएं योजनाबद्ध तरीके से पढ़ाएं। जैसे आज कक्षा में क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कितने समय तक पढ़ाना है, किस क्लास के बच्चों को पढ़ाना है, ये योजनाबद्ध तरीके से अगर आप शिक्षण कार्य करेंगे
तो निश्चित ही शिक्षण सफल होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे आता है आपका चयन का सिद्धांत, चूंकि ये योजना में ही आ जाएगा। जैसे चयन मतलब कौन सा पाठ्यक्रम पढ़ाना है, ये तो आपका योजना में ही आ जाएगा। इसको आप आराम से यहाँ से देख के कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत हो। देखिए शिक्षण सिद्धांत से तात्पर्य ये है ना कि ये क्या कहता है, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। अगला है वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, ये बहुत जरूरी है, इसको जरा ध्यान दीजिएगा। वैयक्तिक भिन्नता मतलब ये है, देखिए हर एक बच्चा आयु के अनुसार, वर्ग के अनुसार तथा उसके मानसिक स्तर के अनुसार ही शिक्षण कार्य कराया जाना चाहिए। जैसे क्लास 3 का बच्चा है, अगर उसको क्लास 10 का पढ़ाएंगे कहाँ उसको आएगा, तो जिस कक्षा में बच्चा है, जिस उम्र में का बच्चा है, उसको उसी हिसाब से शिक्षण कार्यक्रम कराना जाना चाहिए। ये कहता है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, ठीक है। लास्ट आपका है आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति का सिद्धांत ये कहता है कि चीजों को बार बार दोहराते रहें, समय समय पे चीजों को बार बार दोहराते रहेंगे तो बच्चा चीजों को अच्छे से सीखेगा। अब आप ये बताइए इसमें ऐसा क्या है जो आपको याद करना है? बिल्कुल नहीं, केवल शब्दावली पकड़े। जैसे हमने, अगर आपको एग्जाम में आ गया कि आलोचनात्मक मतलब क्या है, तो आप समझ जाइएगा कि आलोचना मतलब बुराई करना नहीं होता। आलोचना मतलब ये होता है कि पॉजिटिव चीज को सही तरीके से निकालना या चलनी से छानना, जो एकदम फ्रेश चीज है वो आ जाए। क्लियर हुआ आपका? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारा आता है शिक्षण के सूत्र क्या क्या हैं। अब आप कहेंगे ये क्या है? देखिए अभी मैंने आपको बताया शिक्षण के बारे में, शिक्षण का उद्देश्य बताया, उसके साथ साथ शिक्षण के सिद्धांत समझाए। अब हम समझते हैं शिक्षण के सूत्र। देखिए सूत्र मतलब ये है शिक्षण कार्य हम कैसे करें, क्या तरीका होना चाहिए, यही है शिक्षण के सूत्र। पहला, जब भी आप शिक्षण कार्य करें तो सरल से कठिन की ओर, किधर चलें? सरल से कठिन की ओर, अर्थात पहले बच्चों को सरल सरल चीजें पढ़ाई जाए। जैसे पहले बच्चों को गिनती सिखाइए, उसके बाद गिनती के बाद उनको पहाड़ा सिखाइए, फिर उनको एक एक जोड़ सिखाइए, फिर 1 अंक की जोड़, 2 अंक की जोड़, बिना हासिल वाला, हासिल वाला, ऐसे ही घटाना, गुणा, भाग करते करते आप गणित की अनेक संरचनाओं में जाइए। हिंदी की बात करें तो पहले वर्ण सिखाइए, वर्णमाला सिखाइए, स्वर सिखाइए, व्यंजन सिखाइए, तब किताब पढ़ना सिखाइए। अर्थात पहले सरल से शुरू कीजिए और कठिन की ओर जाइए, तब शिक्षण कार्य सफल होगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है ज्ञात से अज्ञात की ओर चलिए। बच्चे को जो ज्ञात है पहले वो पढ़ाइए, फिर बच्चे को जो ज्ञात नहीं है उसके विषय में पढ़ाइए। अभी क्या है इसको हम समझाते हैं, जरा आप ध्यान समझिएगा। और ये 3 नंबर है और ये 4 नंबर है। पूर्ण से आंशिक की ओर अभी हम समझाते हैं, घबराइए नहीं, बिल्कुल नहीं घबराइए। देखिए ज्ञात से अज्ञात, जैसे अगर बच्चे को हमें सिखाएं बेटा क्या है, तो अगर बता पा रहा है मार्कर है, तब आप शुरू करिए। अच्छा बेटा मार्कर है, किस किस कलर का है? बताएगा सर नीला है, ये है, ये ऊपर क्या है? नीला है, नीचे ये है। अच्छा बेटा सफेद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर व्हाइट कहते हैं, इसको सर ब्लू कहते हैं। इसके अंदर ये क्या है? ये सर नीब है। ये जो चल रहा है ये क्या है? सर कलर है। तो कहने का मतलब ये है जो बच्चे को पता है उसको पकड़ के, जो नहीं पता है उन चीजों के बारे में समझाइए। अगला है मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त से अमूर्त कहने का मतलब ये है जो बच्चे को दिख रहा है वहां से शुरू करिए और जो बच्चा देख नहीं पा रहा है वहां तक। जैसे बच्चे को फोन दिखाइए, बेटा फोन दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। अच्छा ये बताओ फोन में पिक्चर कैसे चलता है? तो नहीं बता पाएगा। अच्छा बेटा फोन में क्या क्या है? तो बताएगा सर फोन है, इसमें बैटरी होगी, इसमें कवर लगा है। तो जो जो चीज वो देख पा रहा है वो बता देगा। उसके बाद जो चीज वो नहीं देख रहा है उसको इमेजिनेशन में ले जाके बच्चों को सिखाइए। इन दोनों में फर्क सिर्फ यही है, ज्ञात से अज्ञात। बच्चे को जो पता है और जो नहीं पता है, जब आप सिखाते जाएंगे बच्चा उसको देखता जाएगा या सीखता जाएगा। लेकिन
मूर्त में वो दिख रहा है और जो सिखाएंगे वो नहीं देखेगा लेकिन फिर भी सीख जाएगा। जैसे फोटो में आपने दिखाया ताजमहल, वो दिख रहा है, अब आप बता रहे हैं बेटा एक ताजमहल है, बड़ा सा है, इतना ऊंचाई बिल्डिंग है, इतना कमरा है, तो वो इमेजिनेशन में लेके जाएगा और चीजों को सीख जाएगा। मतलब जो उसके दिमाग में चित्र है उसकी सहायता से जो वो नहीं देखा है उसको भी सीख जाएगा। तो मूर्त से अमूर्त की ओर। अगला है पूर्ण से आंशिक की ओर। मतलब बच्चे को अगर चीजें समझने में कठिनाई हो रही है तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले बड़ा बताइए। जैसे बेटा देखो ये हमारा शरीर है, ये पूरा हो गया। फिर बताइए शरीर में 206 हड्डी होती है, हाथ में इतनी हड्डी होती है, इस हाथ में इतना, ये 2 हाथ है, ये 2 पैर है, अगर एक हाथ में 5 उंगली तो 2 में 10 हो जाएगी। कहने का मतलब पहले बड़ी चीज को समझा दीजिए, फिर उसकी बारीकियों को समझाइए। पूर्ण से अंश की ओर ये बच्चे को समझ में आता है। अगला है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। प्रत्यक्ष मतलब जो बच्चा अनुभव कर रहा है, जो देख रहा है, और अप्रत्यक्ष मतलब जिसको वो देख नहीं पा रहा है। ठीक है, ये भी क्या है आपका शिक्षण का सूत्र है। सूत्र मतलब हम शिक्षण कैसे करेंगे इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे है अनिश्चित से निश्चित की ओर। अब देखिए अनिश्चित से निश्चित का मतलब क्या है? मतलब ये है जिस चीज के बारे में बच्चा नहीं जानता या बच्चे को कंफ्यूजन है तो उस चीज को आप क्लियर करते करते आगे बढ़े। जैसे आप कह दीजिए बेटा हवा होता है, कहेगा नहीं सर, हाँ होता तो है, देखा है कभी आपने? नहीं सर देखे नहीं है। तब कैसे कह दिया हवा है? तो बताएगा सर अनुभव किए हैं, महसूस होता है चेहरे पे। अच्छा बेटा कौन सी हवा हम सांस लेते हैं? तो इस प्रकार आप हवाओं के बारे में क्लियर करते जाएंगे, क्योंकि एक बच्चा कह देगा हम यही जो हवा उड़ रहा है उसी को सांस में ले लेते हैं, अब उसको नहीं पता कि हम ऑक्सीजन लेते हैं। तो इस हिसाब से आप जो बच्चे को अनिश्चित है उसको बताते बताते निश्चित करके लेके जाइए, यानी कि जो चीजें वो कंफ्यूजन में उसको क्लियर करके एकदम उसका माइंड सेट पूरी तरह से क्लियर कर दीजिए। ठीक है, ये आपका क्या है शिक्षण का सूत्र है। अगला कहता है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। देखिए विश्लेषण से संश्लेषण की ओर जाना है। देखिए विश्लेषण मतलब होता है जैसे 5 उंगलियां हैं, इसको हमने छोटे भागों में बांट दिया, पहले इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको और फिर पूरा हाथ बता दिया। कहने का मतलब यह है जो भी पाठ्यक्रम आए उसको कई दिन में छोटा छोटा करके पढ़ाइए और फिर पूरी तरह से एक में पढ़ा दीजिए। तो छोटे छोटे भाग को पढ़ा करके फिर मिला करके एक कर देना विश्लेषण से संश्लेषण। विश्लेषण मतलब छोटे छोटे भाग में बांटना और फिर उन्हीं भाग को जोड़ देना संश्लेषण। ठीक है, तो हमेशा छोटे छोटे भागों शुरू करके बड़े भाग की तरफ जाना चाहिए। क्या क्या आपने पढ़ लिया? आपने शिक्षक का उद्देश्य देखा, सिद्धांत देखा, शिक्षण के सूत्र देखे। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शिक्षण और शिक्षण विधाएं। तो चलिए आज हम समझते हैं अगला टॉपिक हमारा शिक्षण विधाएं क्या है। विधाएं मतलब कि अब इसको समझते हैं कि शिक्षण विधाओं के अंतर्गत क्या आता है और क्या हमें समझना है। देखिए बिना मतलब की कोई चीज नहीं, वीडियो स्किप मत करिएगा। लास्ट में भी हम आपको शिक्षण विधि बताएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है वो, उससे सवाल पूछेगा ही पूछेगा और आपको आज वो क्लियर हो जाएगा। देखिए बात करते हैं शिक्षण विधाएं, आपके सिलेबस में है तो हमको पढ़ना पड़ेगा, या इसी को हम कहते हैं उपागम। क्या कहते हैं? उपागम। देखिए शिक्षण विधाओं से तात्पर्य यह है कि कक्षा में या शिक्षण के दौरान एक व्यापक स्तर पे कार्य कराना, एक व्यापक स्तर पे कार्य कराना। जैसे समझिएगा अगर हम बात करें व्याख्यान की, किसकी बात करें? व्याख्यान की, या बात करें वर्णन की, इसमें क्या करता है, इसमें एक शिक्षक बैठ करके पूरी पूरी व्याख्या कर देता है सभी बच्चों के सामने। या अगर 5-6 क्लास के बच्चे हैं, टीचर कम आए हैं, तो 2-3 कक्षा के बच्चों को बैठा करके चलो चलो तुम्हें बताते हैं, पूरा वो विस्तार पूर्वक चीजों को बता देगा या किसी टॉपिक को अच्छे से वर्णन कर देगा। तो जब समूह में यानी कि बहुत सारे बच्चे साथ में हो, उनको शिक्षा दिया जाए एक ही विधि से और एक ही तरीके से, उसको हम कहते हैं शिक्षण विधाएं।
शिक्षण विधाओं में पहला क्या हो गया, व्याख्यान तरीका, और दूसरा आपका हो गया वर्णन तरीका। लेकिन इन तरीकों को माना गया ओल्ड, और इसको आज के मनोवैज्ञानिकों ने नकार दिया, कहा यह तरीका सही नहीं है। इसीलिए नवीन विधाएं आपके पाठ्यक्रम में ये है, शिक्षण उपागम की नवीन विधाएं या शिक्षण की नवीन विधाएं। ठीक है, देखिए उपागम या विधाएं एक ही होता है। अब ये नवीन विधाएं क्या है भाई, परिभाषा तो चेंज नहीं होगी। विधाएं मतलब ये होता है समूह में पढ़ाना, बट यहाँ पे कह दिया गया था कि शिक्षक अपने हिसाब से पढ़ाएगा, ये ओल्ड मेथड हो गया, इसलिए इसको नकार दिया गया। लेटेस्ट जो आया वो कौन सा आया, नवीन विधाएं। इसमें क्या हुआ, पहला बताया गया कि बाल केंद्रित शिक्षण, पूरी जो पढ़ाई होगी वो बच्चे के अनुसार होगी, बच्चे के अनुसार होगी। सिंपल सी बात है, जिस हिसाब से बच्चे का आयु वर्ग रहे उसी हिसाब से पठन कराइए। तो ये क्या हुआ, बाल केंद्रित शिक्षण, बच्चे के मानसिक स्तर के अनुसार, उसके आयु के अनुसार, उसके मेंटल लेवल के अनुसार पढ़ाइए। तो क्या हो गया, नवीन उपागम या नवीन विधाएं। समझ में आया, विधाएं मतलब एक ऐसा तरीका जिसमें बच्चों को एक साथ पढ़ाएं। अगर शिक्षक ही पढ़ा रहा है तो ये पुराना मेथड है, ओल्ड, हटा दिया गया। नवीन तरीका यह है कि बाल केंद्रित शिक्षण आप करा दीजिए, उसमें हर एक बच्चे को आप पढ़ा सकते हैं। ठीक है, दूसरा यह है गतिविधि आधारित, गतिविधि, बच्चे को आप गतिविधि कराएंगे उस आधारित। तीसरा यह है योग्यता आधारित, आप गूगल सर्च करेंगे पूरा आपको मिलेगा ये सब। ठीक है, बट हमें क्या करना है, अपने टॉपिक को क्लियर करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, चीजों को हम समझते। देखिए योग्यता आधारित मतलब जो बच्चा जिस योग्य है, जैसे अगर कोई खेल में है उसको खेल में लेके जाइए, कोई संस्कृत सीख रहा है उसको संस्कृत में लेके जाइए, कोई और चीज सीख रहा है उसको उसमें लेके जाइए। अगला है आईसीटी। देखिए आईसीटी एवं डिजिटल, अब आज के टाइम में बच्चों को आईसीटी यानी कि जो स्मार्ट टीचिंग आ गई है, ठीक है, उसके अनुसार पढ़ाइए। बच्चों को डिजिटल के अनुसार, बच्चों को यूट्यूब, मोबाइल फोन, स्मार्ट टीवी, इन सब चीज़ों से पढ़ाइए ताकि बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से हो। ठीक है, इसमें आता है सहयोगी शिक्षण। सहयोगी शिक्षण का मतलब ये है, इसमें कई सारे बच्चे एक दूसरे की सहायता से भी सीखते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब शिक्षण विधाएं हैं, या आप कह लीजिए शिक्षण विधियां हैं, जिसके अनुसार या इसमें हम एक साथ कई सारे बच्चों को सिखा सकते हैं। ठीक है, बात करें शिक्षण विधाओं की तो ध्यान रखे रहिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक टर्म है जिसका मतलब ये होता है कि बड़े समूह में हम कौन सा तरीका अपनाएं बच्चों को एक साथ पढ़ाने का। ठीक है, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। इसमें देखिए एक और आता है अनुभवपरक शिक्षण या अनुभवात्मक शिक्षण। देखिए अनुभवात्मक मतलब ये है कि बच्चे को जो एक्सपीरियंस है उसी हिसाब से शिक्षण कराइए, तो ये आपका हो जाएगा अनुभवपरक शिक्षण। अब इसमें एक टर्म आता है शिक्षण प्रविधियां। ध्यान दीजिएगा, अभी हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, विधाएं। अब हम पढ़ेंगे शिक्षण प्रविधि। ध्यान समझिए, इसी का छोटा हिस्सा होता है शिक्षण प्रविधि। जैसे मान लीजिए एक शिक्षक कहानी बता रहा है बहुत सारे कक्षा के बच्चों को साथ बिठा करके, ये हुआ विधा, विधा उपागम। लेकिन वही शिक्षक अगर कहानी बता रहा है कुछ बच्चों को या एक कक्षा के बच्चों को, तो ये होता है शिक्षण प्रविधि। तो शिक्षण प्रविधि शिक्षण विधा का एक छोटा भाग है, जिसमें छोटे छोटे भाग के अनुसार या छोटे छोटे भाग की सहायता से शिक्षण कार्य कराया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर देखिए कक्षा में बीच बीच में बच्चों से अगर प्रश्नोत्तर करे रहेंगे तो बच्चे एक्टिव रहेंगे, क्लास में सोएंगे नहीं, कहीं खोएंगे नहीं। इस चीज को आप ध्यान रखे रहिएगा। छोटी छोटी चीज का आप वर्णन करके भी चीजों को समझा सकते हैं, बस ध्यान रखे रहिएगा। यहाँ वर्णन और यहाँ में अंतर है, यहाँ शिक्षक वर्णन करता जाता है, यहाँ बच्चे के अनुसार करता है, जहाँ जरूरत पड़ती है उस हिसाब से करता है। ठीक है,
आगे हम देखें तो इसमें कहानी भी कारगर सिद्ध होती है। कहानी प्रविधि मतलब कोई भी टॉपिक हो, अगर बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं तो कहानी के माध्यम से आप बता दीजिए, काम हो जाएगा। ठीक है, बच्चा सीख जाएगा। एक और है इसमें उदाहरण विधि। देखिए, या उदाहरण प्रविधि, चीजों को समझाने के लिए बच्चों को उदाहरण देके समझाइए। जैसे अगर आपको गुरुत्वाकर्षण समझाना है तो दिखाइए, देखो बेटा हमने ये मार्कर छोड़ा, ये नीचे आ गया, या ये जमीन पे आ रहा है, क्यों आ रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। तब बच्चा पूछेगा सर क्यों, तब आप बताइए ऐसा इसलिए है, न्यूटन ने खोजा था कि नीचे गुरुत्वाकर्षण बल है जो खींचता रहता है, इसीलिए चीजें नीचे आ जाती हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आप शिक्षण प्रविधि को समझा सकते हैं। क्लियर हुआ। शिक्षण विधा, विधा मतलब बड़े पैमाने पे चीजों को बताना। शिक्षण प्रविधि, प्रविधि मतलब छोटे पैमाने पे चीजों को समझाना। ओके, ये सब चीजें यहाँ पे हो गई। अभी तक आपको लगा होगा कि मतलब की कोई चीज नहीं है, ऐसा नहीं है। यही सब ऐसे नंबर हैं जो हमसे छूट जाते हैं। देखिए, सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक, प्रयोग तो सब पढ़ते हैं, इन सब चीजों को भी पढ़िए। ये आपका पूरा सिलेबस है, आप मैच करा लीजिएगा। तीसरा जो पैरा सिलेबस के स्टार्ट है, ये पूरा यही है, आपको पूरा उसमें मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसे है आज का, वो हम समझते हैं। देखिए, आइए अब हम समझते हैं शिक्षण विधियों के बारे में। देखिए, ये शिक्षण विधियां बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक बच्चे को शिक्षण यानी कि लर्निंग के लिए इनका रोल बहुत IMP है, और ये हर एग्जाम में एक एक करके पूछा जरूर है। क्योंकि देखिए वीडियो लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया, अब आपको समझाना बाकी है। चलिए समझते हैं। देखिए, पहली बात करते हैं हम निगमनात्मक विधि। देखिए, निगमनात्मक विधि का मतलब ये है कि ऐसी विधि जिसमें पहले नियम समझाए जाते हैं, फिर उदाहरण दिए जाते हैं। इस विधि में पहले आपको नियम बताया जाएगा और फिर आपको उदाहरण दिया जाएगा। जैसे अगर हमने कह दिया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप बताएंगे कि कड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर, ये है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो पहले हम आपको सूत्र बताएंगे, फिर उस फॉर्मूले को रख करके आंसर अपना निकालेंगे। यानी कि ऐसा शिक्षण या ऐसी शिक्षण विधा या ऐसी शिक्षण विधि जिसमें पहले नियम कानून समझाया जाए और तब हल कराया जाए, उसे हम कहते हैं निगमन विधि या निगमनात्मक विधि। जैसे पहले व्याकरण के नियम सिखाए जाते हैं, फिर ग्रामर आपसे या सेंटेंस आपसे बनाया जाता है, तो ये आएगा निगमन में। बात करें आगमन की, तो आगमन में पहले उदाहरण देते हैं, तब चीजों को समझाते हैं। जैसे बच्चे को हमने दिखाया समोसा, बच्चे को हमने दिखाया ये तिकोना और एक टोपी, हमने कहा बेटा कैसा दिख रहा है, तो बताएगा सर ये तिकोना टाइप का है, ये होता है त्रिभुज। तो पहले हमने दिया उदाहरण और फिर हमने बताया कि ये त्रिभुज होता है, तो इसको कहते हैं आगमन। निगमन और आगमन दोनों विधि के जन्मदाता की बात करेंगे तो होते हैं अरस्तु। कौन होते हैं? अरस्तु। क्लियर हुई बातें? समझ में आ गया आपको? निगमन मतलब नियम से उदाहरण, आगमन मतलब उदाहरण से नियम। ओके, आगे बढ़ते हैं। संश्लेषणात्मक विधि, मैंने आपको बताया संश्लेषण मतलब ये होता है कि किसी भी टॉपिक को एकदम छोटे छोटे भाग से पढ़ाना शुरू करिए या पढ़ा करके बड़े पे चले आइए। जैसे अगर मानव शरीर के बारे में बताना है तो पहले हाथ, पैर, नाक, कान, मुंह सब बता करके बता दीजिए लास्ट में कि बेटा सब कुछ मिला के क्या हो जाता है, मानव शरीर। तो छोटे छोटे भागों को पढ़ाते हुए, जोड़ते हुए बड़े भाग के बारे में बता देना होता है संश्लेषण विधि। बात करते हैं विश्लेषण विधि की, तो विश्लेषण इसी का उल्टा होता है। किसी बड़े टॉपिक को, किसी पाठ्यक्रम को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके बताना या विभाजित करके बताना विश्लेषण विधि कहलाती है या विश्लेषण कहा जाता है। तो आपसे सवाल पूछेगा किसी तथ्य को कोई शिक्षिका कई भागों में विभाजित करके बता रही हैं तो किस विधि का इस्तेमाल कर रही हैं, तो ये आपका विश्लेषण विधि। इसको दिया था किसने? आर्मस्ट्रॉन्ग ने। किसने? आर्मस्ट्रॉन्ग ने। अगला आपका आता है प्रोजेक्ट विधि, जिसके जन्मदाता है किलपैट्रिक। बहुत पूछा एग्जाम में। प्रोजेक्ट विधि को किसने बनाया? किलपैट्रिक ने। जरा ध्यान दीजिएगा, प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट मतलब आता नहीं, जैसे कि कोई काम दिया गया है करने के लिए, तो प्रोजेक्ट काम जहां प्रैक्टिकल होगा वहीं पे कीला ठोकेंगे, तो प्रोजेक्ट से किल, याद रखिएगा, प्रोजेक्ट से किल। तो प्रोजेक्ट विधि को दिया था किलपैट्रिक ने। इसमें इन्होंने बताया था कि प्रोजेक्ट में बच्चे साथ में काम करते हैं, वो समूह में काम करते हैं और चीजों को सीखते हैं। तो प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता कौन थे? किलपैट्रिक। अगला आपका आता है ह्यूरिस्टिक विधि, या इसी का नाम है खोज विधि, या इसी का नाम है अन्वेषण विधि। इसको दिया था आर्मस्ट्रांग ने। आर्मस्ट्रांग ने इसको भी और इसको भी। बच्चा इसमें क्या करता है? खोज करता है। जब खोज करेगा तभी तो चीजों को तोड़ेगा, वो तोड़ मरोड़ के छोटा छोटा करेगा। तो विश्लेषण और ह्यूरिस्टिक या अन्वेषण विधि या खोज विधि, दोनों के जन्मदाता कौन थे? आर्मस्ट्रांग। इनके अनुसार बच्चा स्वयं चीजों को करके सीखता है, खोज करके सीखता है, या चीजों को, नई नई चीजों को वो विश्लेषण करके सीखता है। तो आर्मस्ट्रांग ने दिया था। अगला आपका आता है खेल विधि। खेल विधि को दिया था कार्लवेक कुक ने। कार्लवेक कुक ने, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। कार्लवेक कुक ने दिया था खेल विधि को। ठीक, खेल विधि से, तो हम लोग कहते हैं खाना पकाना बच्चों का खेल नहीं है, खाना पकाना मतलब कुक। तो कुक ने दिया था क्या? खेल विधि। इसको आप ध्यान रखिएगा। खेल विधि मतलब बच्चों को जो भी शिक्षण कराया जाए वो खेल के माध्यम से कराया जाए तो बेहतर रहेगा। अगला आता है आपका डाल्टन विधि। डाल्टन विधि को दिया था डाल्टन ने ही, अच्छी सी बात है। डाल्टन विधि में यह कहा गया था कि बच्चों को बाल केंद्रित शिक्षा दी जाए और साथ ही साथ बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने दिया जाए। ठीक है, उतना डिटेल हमको नहीं पढ़ना, बस हमको नाम जानना है किसने दिया था। अगला है विनेटिका विधि। विनेटिका विधि को दिया था वासवर्न ने। इन्होंने भी बाल केंद्रित शिक्षा पे बताया था। दोनों में डिफरेंस ये है कि डाल्टन ने कहा था कि बच्चा कार्य को स्वयं करके सीखे, वही विनेटिका ने कहा था कि बच्चे को सामाजिक सहयोग लेना चाहिए, या एक बच्चा समाज से ज्यादा सीखता है। तो दोनों में अंतर यही था, बाकी दोनों की विधि सेम थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बुनियादी शिक्षा महात्मा गांधी जी ने दिया था। उन्होंने बताया था कि प्रत्येक बच्चे को बुनियादी शिक्षा दी जानी चाहिए और बच्चे के हाथों का विकास होना चाहिए। यानी कि हर एक बच्चा हाथ से नई नई चीजों को बना सके, अपने जीविकोपार्जन हेतु नए नए कौशल को सीख सके। इसके बारे में किसने बताया था? महात्मा गांधी जी ने। तो बुनियादी शिक्षा को किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। संवाद विधि को दिया था प्लेटो ने। संवाद मतलब वाद विवाद से बच्चे सीखते हैं, इसके विषय में बताया था प्लेटो ने। डेक्राली विधि को दिया था डेक्राली ने, नाम से आपको याद हो जाएगा। किंडरगार्टन विधि को दिया था फ्रावेल ने। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे खेल विधि और किंडरगार्टन में बड़ी कंफ्यूजन होती है। क्योंकि किंडरगार्टन छोटे बच्चों के लिए है, तो फ्रावेल ने कहा था बच्चे को जितना खेल खिलाओगे बच्चे उतना सीखेंगे। तो गार्डन में खेल होता है, तो खेल की मदद से ही किंडरगार्टन विधि आया था। कंफ्यूजन ये होती है, अक्सर हम लोग ये मार देते हैं कि खेल विधि के जनक फ्रावेल थे। नहीं, फ्रावेल थे किंडरगार्टन के, खेल विधि के थे आपके कार्लवेक कुक। ये ध्यान रखिएगा, यहीं पे कंफ्यूजन थोड़ी सी हो जाती है। ठीक है, आगे आपका आता है मॉन्टेसरी विधि। 2 से 7 वर्ष छोटे बच्चों के लिए था, मारिया मॉन्टेसरी ने दिया था। ये आप ध्यान रखिएगा, इतनी शिक्षण विधियों को आप ध्यान रखिएगा, आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा इसके अलावा। अगर आपको फंस रहा है तो आप कमेंट में जरूर बताइए, हम आपको उसको क्लियर कर देंगे। तो ये हुई हमारी शिक्षण विधियां। इसमें एक बच्चा है अनुकरण विधि, मतलब जैसे आप बोल रहे हैं बच्चा वैसे सीखता जाए, अनुकरण। व्याख्यान मतलब आप व्याख्या कर दीजिए, बच्चा सीख जाए। समस्या समाधान मतलब कहने का अर्थ है, इसको दिया था सुकरात ने। हर एक बच्चे के सामने अगर आप समस्या रखेंगे तो बच्चा उसको सॉल्व करने का प्रयास करेगा, और जैसे जैसे सॉल्व करता जाएगा बच्चे का शिक्षण होता जाएगा। क्लियर हुआ? तो दोस्तों ये था शिक्षण विधियां। इन कौन सी विधियां कैसी थी, इस विधि में क्या था, मैंने आपको समझा दिया। किन किन विधियों को किसने दिया था, मैंने आपको समझा दिया। 2-3 चीज आज ध्यान रखे रहिएगा। एक आपका प्रोजेक्ट विधि, ह्यूरिस्टिक, खेल विधि, और इधर आपका बुनियादी शिक्षा किंडरगार्टन, मारिया मॉन्टेसरी। ये 5-6 बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो इसको आप ध्यान रखे रहिए किस विधि को किसने दिया था। क्लियर हुआ आपका? दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक, जो कि यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब मेरे चैनल। धन्यवाद।